गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से। आज आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया केस। विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो सभी आप लोगों के स्टूडेंट्स चल रहा था केस फर्स्ट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो, मैंने वहाँ भी मेंशन किया हुआ है जितने भी अभी तक आपके लेक्चर हुए हैं केस फर्स्ट के हैं। केस फर्स्ट आप लोगों ने क्या लिया था? स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ आप लोगों का था केस नंबर फर्स्ट। जितने भी अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं वो केस फर्स्ट के ही अंदर थे। आज हम लोग अलग केस पढ़ रहे हैं, नया केस स्टार्ट कर रहे हैं, केस सेकंड अनस्टडी। कितना सा डिफरेंस आया है? केस सेकंड में हम अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल ही लेके चल रहे हैं, कंप्रेसिबल नहीं लिया है, ठीक है। अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, ये आज आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है केस सेकंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होना इसलिए बताया है मैंने। जिस अगर आ जाता है अनस्टडी के लिए तो कौन से टॉपिक याद रखने हैं दिमाग में, और स्टडी के लिए बात आती है तो माइंड में कैसे रखना है, समझ रहे हो ना? क्योंकि वहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि ये इस वाले टॉपिक में क्या कांस्टेंट है क्या नहीं है। क्योंकि देखो स्टडी और अनस्टडी में फ़र्क क्या होता है? स्टडी फ्लो में हम लोग क्या लेते हैं, डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हैं। जब भी तो उनका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू ज़ीरो आती है। यहाँ क्या आएगा, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी? यहाँ आती है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़, समझ रहे हैं? जैसा कि कुछ भी ले लो आप, यहाँ पर डेल यू बाय डेल टी ले लो, यू कोई भी वेलोसिटी हो गई तो उसकी वैल्यू क्या आनी है, ज़ीरो। यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए म्यू है या कुछ भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जो भी लोगे आप लोग, उनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर वैल्यू ज़ीरो आती है, ठीक है। ये होता है अनस्टडी फ्लो, सॉरी ये होता है स्टडी फ्लो जिसमें डेल बाय डेल टी ज़ीरो आता है। कौन सा है? स्टडी फ्लो। तो अनस्टडी में क्या हो जाएगा? अनस्टडी के लिए डेल बाय डेल टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेके चलेंगे हम लोग। अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े सभी में ये जीरो कर देते थे, ठीक है। अब से हम नहीं करेंगे, याद रखिएगा। और तो कोई चेंज है ही नहीं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहेंगी। मतलब कि जो आप लोगों का केस फर्स्ट था वहाँ पर भी तो था फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहेंगी, तो वहाँ आप लोगों ने क्या करा था, म्यू को कांस्टेंट लेते थे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू को हम लोग कांस्टेंट लेके चलते थे, रो को कांस्टेंट लेके चल रहे थे। रो क्या हो गई? डेंसिटी। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इन्हें हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे थे बस, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपका फर्स्ट है टॉपिक वो हम पढ़ रहे हैं, फ्लो ड्यू टू अ प्लेन वॉल सडनली सेट इन मोशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है। बहुत ही जल्दी टॉपिक होने वाला है, ध्यान से देखना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2015 और 7 में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो थोड़ी सी थ्योरी है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस को हम लोग लेके चल रहे हैं, लेट एक्स एक्सिस बी टेकन इन द मोशन ऑफ द वॉल। जिस डायरेक्शन में आपकी जो वॉल है, एक वॉल लेके चल रहे हैं, प्लेन वॉल, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपकी जो वॉल है, ठीक है, वो मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में हम लोग एक्स एक्सिस को लेके चल रहे हैं। जो आपकी वॉल है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि विच इज़ सडनली एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी यू नॉट। आप लोगों की जो वॉल है अचानक से उसे एक्सेलरेट कर दिया जाता है, ठीक है। वो रेस्ट पोजीशन में होती है, एक्सेलरेट कर दिया जाता है तो वह मूव करने लग जाती है एक कांस्टेंट वेलोसिटी यू नॉट से, ठीक है। इसका डायग्राम देखो कुछ इस तरह से बनने वाला है। एक वॉल लेनी है जो कि सडनली एक्सेलरेट हुई है और वेलोसिटी यू नॉट से मूव कर रही है। तो देखो यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग 2D में बात कर रहे हैं, पहले बता देते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। 2D की बात चल रही है इधर। तो आप लोग इधर देखो, यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि मैंने यहाँ पर x लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में आपकी वॉल मूव कर रही है, ठीक है। यही लिखा था यहाँ पर x डायरेक्शन कहाँ लिया है, जहाँ पर कि जो आपकी वॉल है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स
एक्स डायरेक्शन ये हो गई, इसी डायरेक्शन में आपकी बॉल है जो मूव कर रही है। कुछ इस तरह से डायग्राम आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे साइड में, मुझसे ठीक से बना नहीं है, देखिए ये वाली लाइन हटा दीजिए, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर आ रहा है आप लोगों के सामने, कुछ इस तरह से डायग्राम है। ठीक है, ये इधर की साइड मूव कर रही है, वेलोसिटी यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या लेनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी u नॉट। ठीक है, ये आप लोगों के पास बॉल हो गई। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ करा है, ये बॉल हो गई आप लोगों के पास। यहाँ पर u इज इक्वल टू u नॉट से ये मूव कर रही है, t क्या है, ग्रेटर देन 0, टाइम तो है ना कुछ ना कुछ। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ समझ आ रही है कि इस तरह से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, यहाँ देखो कुछ इंक्रीज़ हुई, यहाँ और इंक्रीज़ हुई, यहाँ पर और इंक्रीज़ हुई। ठीक है, जिस तरह से नीचे आ रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए कुछ इस तरह का डायग्राम है। और u यहाँ पर फंक्शन किसका लेना है, y और t का, ये मैंने आगे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। y एक्सिस क्या लिया आपने, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द वॉल, वॉल हो गई। ठीक है, परपेंडिकुलर इसके हमने y डायरेक्शन ले लिया है, y एक्सिस ले लिया है। द मोशन इज़ 2D, पहले बता दिया, 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ। द ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ u, यहाँ पर x और y दो लिए हैं आप लोगों ने, इसका मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट भी दो ही होने चाहिए, u और v। ठीक है, 2D की बात करो तो दो ही वेलोसिटी कंपोनेंट आने। 3D की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर w और आ जाता है, z डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, u क्या होता है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, v क्या होता है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, w क्या होता है, z डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो यहाँ पर 3D की तो बात चल ही नहीं रही है, इसे तो काट देते हैं, बात चल रही है 2D की। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने यहाँ केवल एक ही नॉन जीरो कंपोनेंट लिया है वेलोसिटी का, जो कि है u। इसका मतलब v इज इक्वल टू, इस केस में हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। क्लियर, द वेलोसिटी इज इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन वेलोसिटी हो रही है, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। u इज़ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, u इज़ फंक्शन ऑफ y एंड t ओनली। ये जो हमने u लिया है ये केवल किसका फंक्शन है, y और t का, यानी कि ये केवल एक ही स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। एक स्पेस कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, स्पेस कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x y z। अगर 3D की बात करें तो, 2D की बात करें तो x और y सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही स्पेस कोऑर्डिनेट y का फंक्शन है आप लोगों का, वेलोसिटी u। क्लियर, द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, इस केस में प्रेशर को हम लोग ठीक है, प्रेशर हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं इस केस में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग NS इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखना चाह रहे हैं, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में हम लोग पहले भी कई बार लिखे हैं इक्वेशंस, आज भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, आज तो आप लोगों के पास 2D की बात चल रही, तो एक्स और वाई केवल इनके लिए ही इक्वेशन लिखनी है। तो देखो जितनी बार इक्वेशंस की प्रैक्टिस करोगे लिखकर उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, नहीं तो एग्ज़ाम में हो सकता है इक्वेशंस आप भूल जाएं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसीलिए बोल रही हूँ प्लीज़ इक्वेशंस को जितने हो सके बार बार लिखकर याद कीजिए, भूलने नहीं चाहिए इक्वेशन, क्योंकि अगर इक्वेशन ही भूल गए तो कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, इक्वेशन पे सब कुछ डिपेंड है। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, अगर हम दो कोऑर्डिनेट की बात करें, केवल एक्स और वाई, 2D की बात चल रही है ना, आप लोगों ने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है बताइए, डेल यू बाय डेल एक्स, याद है ना, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, यही होती है। 2D की बात चल रही है। अगर आप लोग 3D के लिए लिखना चाहते हो तो 3D के लिए लिख लो, क्या दिक्कत है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, हम 2D की बात कर रहे हैं तो W तो वैसे भी 0 ही होना है, जब W कंपोन है ही नहीं, कोई जेड डायरेक्शन ही नहीं है, तो जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कहाँ से होगी, ये जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी तो है ही, तो W की वैल्यू 0 रखने पर यही नहीं आ जाएगा क्या। ठीक है, इसीलिए ये लेके चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 1। अब आप लोगों ने पता है
इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि एनएस इक्वेशन नंबर्स में कितनी होती हैं? 3, अगर 3D की बात करें तो। अगर 2D की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो जाएंगी? 2। देखो मैं क्या कह रही हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नंबर में कितनी? एक ही तो इक्वेशन लिखी है ना आप लोगों ने नंबर्स में, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि एनएस इक्वेशन हम लोग अगर 2D की बात कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, अगर 3D की बात कर रहे हैं तो 3 लिखेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं, समझ आया? तो एनएस इक्वेशन लिखिए, पहले यू कंपोनेंट के लिए लिख लेते हैं, तो कैपिटल डी आने वाला है। कैपिटल डी बाय डी टी क्या होता है? मटेरियल डेरिवेटिव होता है ना, ये पहले ही बताया था। तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस न्यू डेल स्क्वायर यू। ठीक है, ये यू कंपोनेंट के लिए हो गई। इसी तरह से वी के लिए क्या आ जाएगी? डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, यहीं से देखिए माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस न्यू डेल स्क्वायर यू की जगह वी। सेकंड और ये थर्ड, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ आया नंबर्स में कैसे ये 2 है? यहाँ पर ये तो आप लोगों को यू और वी तो पता ही है। पी क्या होता है? प्रेशर, ये काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे न्यू क्या है? म्यू अपॉन रो। म्यू क्या हो गया? कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और रो क्या है? रो है डेंसिटी। ठीक है, म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा पढ़ा होगा अभी तक, आप लोगों के माइंड में ये होगा, रो हम यहाँ लिखते हैं, रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू रो एफ एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा है शायद, डी रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू रो एफ एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू। अगर मैं रो को डिवाइड में भेज दूँ तो क्या यही टर्म नहीं आ जाएगी? रो को डिवाइड में भेजा, या फिर रो का पूरी क्वेश्चन में ऐसे कह लो डिवाइड करा है हमने, तो रो से रो कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ माइनस 1 अपॉन रो आ जाएगा प्लस डेल स्क्वायर यू एज इट इज़ रहेगा, म्यू अपॉन क्या आएगा? रो। म्यू अपॉन रो को मैंने क्या कहा है? न्यू। कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर डी बाई डी टी क्या होता है? मटेरियल डेरिवेटिव। हियर डी बाई डी टी इज इक्वल टू होता है डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल बाई डेल जेड। ठीक है, यही होता है। और ये जो डेल स्क्वायर है ये क्या होता है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, सभी की वैल्यूज़ हैं। हम लोग अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो देखो इक्वेशन कैसे रिड्यूस होती हैं। बाउंड्री कंडीशंस को भी यूज़ करते हुए क्या यूज़ करोगे? v इज इक्व टू, एक तो हमें ज़ीरो लेके चलना है ना, v इज इक्व टू ज़ीरो पहले ही बता दिया था। और देखो p को कांस्टेंट लेके चलना है। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग चल रहे हैं। बाउंड्री कंडीशंस बाद में अप्लाई करेंगे, पहले ये कंडीशंस से रिड्यूस कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट, पहली बात स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर भी हम एक्सटर्नल फोर्स को एब्सेंट लेके चलते हैं। जितने भी हमने पहले लेक्चर्स लिए हैं वहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट एब्सेंट थे, यहाँ भी हम लोग एब्सेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए चाहे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स is given by या is reduced to will be reduced to। किस तरह से रिड्यूस हो जाएंगी? तो देखो फोर्सेस विल बी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इक्वेशंस किस तरह से रिड्यूस हो जाएंगी? एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, इसका मतलब समझ आता है ना, एफ एक्स और एफ वाई क्या है? जीरो। यही तो है आप लोगों के पास फोर्सेस। ठीक है, तो देखो इक्वेशन पहले फर्स्ट को देख लेते हैं हम लोग। v को जीरो लेना है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्या आ जाएगा?
डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में पहले तो इसको यूज़ कर लो। तो डेल बाय डेल टी यहाँ पे 0 लेना है क्या? नहीं, यही गलती मत कर देना, अनस्टडी फ्लो पढ़ रहे हैं। डेल बाय डेल टी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। क्या ये वाली टर्म आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या ये टर्म आएगी? नहीं, v 0 है और w भी 0 है, क्योंकि यहाँ पे w तो है ही नहीं कंपोनेंट, 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो w का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो w की वैल्यू क्या लेनी है? 0, v हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, तो सिर्फ ये दोनों टर्म आएंगी। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, मतलब डिफ्रेंशिएट किसे कर रहे हो? u को, तो यहाँ u आ जाएगा और यहाँ u आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? डेल यू बाय डेल टी प्लस यू डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, इज इक्वल टू एफ एक्स 0 लेना है, -1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। पी को हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं इस केस में, तो कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, ये टर्म भी 0 हो गई, प्लस न्यू डेल स्क्वायर यू। हाँ, ये वैल्यू आएगी, न्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है डेल स्क्वायर यू, तो डेल स्क्वायर को और देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये वाली टर्म तो आनी नहीं है, ये टर्म क्यों नहीं आएगी? z वाली, क्योंकि हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये दोनों टर्म आ जाएंगी। मल्टीप्लाई में क्या है, मतलब डिफरेंशिएट किसे कर रहे हो आप लोग? यहाँ पर u को। ठीक है, तो न्यू देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू न्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 किस तरह से रिड्यूस होगी? तो देखो यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आएगी क्या? बताइए, बिल्कुल आएगी। ये दोनों टर्म नहीं आएंगी। स्टूडेंट से देखने की ज़रूरत ही क्या है, v 0 है हमारा, समझे? ये पूरा हमने देखना ही नहीं है, पहले हर चीज़ को नोटिस करते हुए चलना है। ये नहीं d/dt दिखा तो इसको देखना शुरू कर दिया, नहीं। अरे v हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, तो ये टर्म तो वैसे ही 0 हो गई, समझ आया? तो ये वाली टर्म आप लोगों के पास 0 हो गई। एफ वाई 0 लेके चल रहे हैं, ये टर्म 0 हो गई। p कांस्टेंट है, तो ये टर्म 0 हो गई। यहाँ मल्टीप्लाई में v आ रहा है, v की वैल्यू 0 है, तो v को 0 यहाँ पर रख के कर भी क्या लोगे आप लोग, समझ रहे हो? अरे v तो 0 है, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, यहाँ तक तो पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाती है क्वेश्चन नंबर 3 वाली। तो 0 इज इक्वल टू 0 होल्ड हो रहा है आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये 2 इक्वेशन आ जाती हैं। ठीक है, अब इन 2 इक्वेशंस को पढ़ना है हमें पूरे डेरिवेशन में, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे को यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि u हमने शुरू में ये कहा था कि केवल एक ही स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, टाइम का है, और एक स्पेस कोऑर्डिनेट y का है। तो फिर डेल यू बाय डेल एक्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है? जब u x का फंक्शन ही नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब डेल यू बाय डेल एक्स क्या आएगा? 0। क्लियर? अरे जब u में x है ही नहीं तो डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है ना, यही तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2x, इसका मैं कह रही हूँ y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो। अरे सबों को पता है 0 आएगा, इसमें जब y है ही नहीं तो ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो बस इसका मतलब क्या हुआ कि डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू न्यू, जब सिंगल डेरिवेशन 0 है तो डबल तो 0 होना ही है, तो ये टर्म भी 0 हो जाती है। डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। इन 2 इक्वेशनों का हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के यहाँ से समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ से देख लो, डेल यू बाय डेल एक्स 0 आ रहा है। यदि ये चीज़ समझ नहीं आई हो मैंने जो बताई है अभी, तो यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स 0 हो जाता है। तो समझ आया? इक्वेशन नंबर यानी कि अब सिर्फ 6 को पढ़ना है हमें पूरे डेरिवेशन में। तो इक्वेशन नंबर 6 स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने एमएससी फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर पढ़ा हो, पढ़ाया जाता है, वो कंपलसरी पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। बिल्कुल, इस इक्वेशन कैसी लग रही है, मतलब ये इक्वेशन
हीट कंडक्शन इक्वेशन पढ़ी है एमएससी फर्स्ट ईयर में? क्या ये कुछ ऐसी ही नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए फर्स्ट ईयर के अपने नोट्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह से लग रही है, तो लिख लेते हैं द इक्वेशन 6 इज सेम एज, लिख लीजिए आप लोग भी। ठीक है, इक्वेशन 6 बिल्कुल हीट कंडक्शन इक्वेशन की तरह है। हम इसे रिड्यूस करके बिल्कुल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी है एमएससी फर्स्ट ईयर में, आप लोग अपनी बुक्स में देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पेपर में। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे तो बाउंड्री कंडीशन आप लोगों ने कुछ भी ली होंगी, बट इस टॉपिक में हम लोग बाउंड्री कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, तो ध्यान से देखना जो मैं लिख रही हूँ, अभी समझाऊंगी भी, डायग्राम से भी समझ आ जाएगा। देखो, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं। इनिशियल कंडीशन यानी कि जब टाइम को 0 लेके चल रहे हो। ठीक है, तो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन वाई टी यू के ऊपर लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यू वेलोसिटी के ऊपर लगा रहे हैं। किस तरह से, तो देखो इनिशियल कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। इनिशियल कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि जब इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, जब टाइम 0 है, यानी कि यू किस किस का फंक्शन था, वाई और टी का, यानी कि टाइम 0 है, यानी कि यू वाई 0 इज इक्वल टू क्या है 0। डायग्राम में भी देख सकते हो, क्या डायग्राम से नहीं तो थ्योरी से समझ लो। आप लोगों ने थ्योरी में क्या लिखा था, शुरू में जो आपकी वॉल है वो रेस्ट में नहीं है क्या, बाद में तो उसे ऐसे रिलेट करा और वो मूव करने लगी वेलोसिटी यू नॉट से, हम लोगों ने लिखा था ना स्टार्टिंग में। वो रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी 0 है। क्लियर, तो जब रेस्ट पोजीशन पर है तो वेलोसिटी यानी कि 0 हो गई, टाइम जब 0 है। ये तो हो गई इनिशियल कंडीशन। अब आती है बाउंड्री कंडीशन, यानी कि t ग्रेटर देन 0 है, वो मूव करने लगी है। तो मुझे बताओ, जब मतलब टाइम ग्रेटर देन 0 है, तो अगर y बराबर 0, y बराबर इन्फिनिटी, दो की बात कर ली जाए, तो y बराबर 0 पे यानी कि u 0, t इज इक्वल टू यू नॉट नहीं था क्या? डायग्राम में देखो ना, यहाँ पर जब y बिल्कुल 0 पे आ रहा है तो u बराबर यू नॉट नहीं है क्या? बिल्कुल। इस डायग्राम में समझ नहीं आ रहा तो आप लोग उसमें देख लीजिए जो आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, और जब एक बात बताओ, जब y बराबर इन्फिनिटी है, जब y बराबर इन्फिनिटी रख दी यहाँ पर, तो क्या वेलोसिटी 0 नहीं है क्या? ठीक है, वेलोसिटी मैंने बताया था ना इस तरह से बढ़ रही है, तो यहाँ पर जब आपके पास y इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो जो वेलोसिटी है ना ये बिल्कुल 0 हो जानी है। क्लियर, समझ आया? इन्फिनिटी वाला तो हम बना नहीं सकते अपने नोटबुक में, वो तो हम अपने माइंड में ही बना सकते हैं। समझ रहे हैं? इनफाइनाइट कुछ है क्या? इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है, जो हमें नहीं पता वो इनफाइनाइट। तो समझ आई बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन। तो बस अब इन इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व करेंगे इनकी हेल्प से, लेकिन उससे पहले कुछ एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो, इक्वेशन 6 को सॉल्व करने के लिए इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस के साथ हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या? u अपॉन यू नॉट, u अपॉन यू नॉट को मैं मानूंगी f नीटा। f कोई भी फंक्शन होगा नीटा का, ठीक है, जहाँ पर नीटा किस तरह से दिया जा रहा है, y अपॉन 2 अंडर रूट में न्यू टी। ठीक है, समझ आया? इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 7। यह सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो इक्वेशन नंबर 6 है ना, सबसे पहले सॉल्व करी थी इसे स्टोक्स ने। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम भी कह देते हैं। क्लियर? स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम के नाम से एग्जाम में आ जाती है, तो ध्यान रखना ये वाला ही डेरिवेशन करना है। क्लियर? ठीक है, स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम के नाम से भी आ जाता है क्वेश्चन अगर एग्जाम में, तो ध्यान रखो ये वाला ही डेरिवेशन करना है। क्लियर? तो देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 को क्या कह रही है कि डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू न्यू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यही कह रही है। अगर इक्वेशन नंबर हम लोग 7 को देखें,
इक्वेशन नंबर 7 को देखें तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यही लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू क्या आ रहा है, u नॉट एफ नीटा। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल टी क्या हो जाएगा, यहाँ डेल यू बाय डेल टी चाहिए ना, तो मुझे बताइए डेल यू बाय डेल टी क्या हो जाएगा। यू नॉट तो कांस्टेंट है, हम लोगों ने पहले कह दिया था कांस्टेंट वेलोसिटी यू नॉट है। तो देखो इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यू नॉट तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। एफ है जो नीटा का फंक्शन है, तो पहले से नीटा के रेस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएशन, टी के रेस्पेक्ट में तो करोगे नहीं क्योंकि जब वो नीटा का फंक्शन है तो एफ का नीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश नीटा। ठीक है, अब नीटा का कर दो टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो नीटा का कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में तो वाई अपॉन टू अंडर रूट में न्यू, ये तो एज अ मल्टीप्लाई, ठीक है, वाई अपॉन टू अंडर रूट में न्यू एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। डिफ्रेंशिएट करना है वन अपॉन अंडर रूट टी का, वन अपॉन अंडर रूट टी का मतलब है टी की पावर -1/2 ऊपर चला गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो -1/2 टी की पावर -1/2, एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन -1, यही होता है एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन। -1/2 आ गया टी की पावर -1/2 -1, तो क्या आ गया -1/2 टी की पावर -3/2, नीचे ले आओ टी की पावर +3/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है -1/2 टी की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या है डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो मुझे बताओ एक बार अगर वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, निकाल ले अलग से, डेल यू अपॉन डेल वाई, यू नॉट तो कांस्टेंट बिहेव करेगा, एफ का एफ डैश नीटा हो जाएगा। ठीक है, ये नीटा मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखो, एफ डैश नीटा का फंक्शन है, ये बता रहा है यहाँ पर। क्लियर, तो अब नीटा का करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, क्या निकाल रहे, हाँ वाई के रेस्पेक्ट में करें ना, तो वाई के रेस्पेक्ट में नीटा का करना पड़ेगा, तो वाई का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट न्यू टू एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, अब एक बार और करना है, तो एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए सॉल्व हो रहा, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, यू नॉट अपॉन 2 न्यू टू, ये तो एज इट इज़ रख लेते हैं, एफ डैश नीटा, तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एफ डैश का क्या हो जाएगा एफ डबल डैश। ठीक है, अब नीटा का करोगे किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा दोबारा 1/2 न्यू टू आ जाएगा, वाई का तो 1 हो गया, समझ रहे हो ना, ये नीटा का फंक्शन है एफ डैश, तो इसका तो नीटा का रेस्पेक्ट में होएगा, वो एफ डबल डैश हो गया। अब नीटा का करना है तो नीटा का क्या हो गया 1, वाई के रेस्पेक्ट में ऊपर 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 अंडर रूट न्यू टू एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दें इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सॉल्व करें थोड़ा सा, तो सॉल्व करोगे तो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट न्यू टी सिंपल न्यू टी बन जाएगा। ठीक है, तो यू नॉट एफ डबल डैश अपॉन 4 न्यू टी, यहाँ नीटा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा, सबों को पता है ये नीटा का फंक्शन है, यहाँ से भी हटा देंगे नेक्स्ट में। तो यू नॉट एफ डैश, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर देखो y अपॉन 2 अंडर रूट में न्यू तो पहले से है, मैं यहाँ से और एक ले रही हूँ, यानी t की पावर 1/2 को मैं ले रही हूँ और इधर लिख रही हूँ, जब 3/2 में से 1/2 चला गया तो कितना बचा 1 -1/2 t, ऐसे लिख रही हूँ। अरे आप लोग ऐड करके देख लो, यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसे मैं लिखना चाह रही हूँ नीटा इज इक्वल टू में यू नॉट एफ डबल डैश अपॉन 4 न्यू टू। ठीक है, यू नॉट एफ डैश ये हो गया नीटा। क्लियर, अरे -1/2 टी तो चल ही रहा है, इज इक्वल टू यू नॉट एफ डबल डैश 4 न्यू टी। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इक्वेशन में, थे बिल्कुल हो रहा है, यू नॉट से तो यू नॉट कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या बच गया देखो, माइनस एफ डैश नीटा इज इक्वल टू एफ डबल डैश अपॉन 2 न्यू। यही बचा आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आगे चलते हैं। शायद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ गलती करी है। डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की तो वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी यहाँ से, ठीक है, यही आई, बट यहाँ पर न्यू भी तो चल रहा है, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में न्यू भी तो है। देखो ये न्यू से ये न्यू कैंसिल हो जाएगा, लिख लेते हैं, ये कैंसिल आउट कर देंगे लास्ट में, आप लोग देख लीजिए। अब ये वाला न्यू और ये न्यू कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। तो आप लोगों के पास क्या इक्वेशन आ गई, यहाँ से एफ डबल डैश प्लस 2 नीटा एफ डैश इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8। अरे 2 को इधर भेज दिया, 2 एफ डैश नीटा एफ डबल डैश, इसको इधर ले आए तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशन। तो पहले लिख देते हैं, जो यहाँ पे डैश बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है, ये डबल डैश है, इन्हें क्या बोलते हैं वैसे, प्राइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के प्राइम्स हैं, वेयर प्राइम्स डिनोट्स डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू नीटा, ये चीज़ लिख लीजिए, नीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को बता रहे हैं ये, ठीक है। अब देखो बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 0 और y बराबर इन्फिनिटी पे थी, y बराबर 0 और y बराबर इन्फिनिटी पे थी। क्या, यहाँ पर u नोट के था और यहाँ u था 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ नीटा के लिए बाउंड्री कंडीशन निकालने में। ये इक्वेशन नीटा में आई है ना, ये f नीटा के फंक्शन है, तो यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन है नीटा के लिए निकालनी पड़ेगी। तो द बाउंड्री कंडीशन फॉर इक्वेशन नंबर 8 इज़ क्या आ जाएगी, देखो अभी मैंने जब बताया था तो नीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई थी कि y अपॉन 2 अंडर रूट में न्यू टी, यही बताई थी, अपने नोट्स में देखिए। तो जब y 0 है तो क्या नीटा 0 नहीं आएगा, बिल्कुल। जब y इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में किसका ही डिवाइड कर लो, इन्फिनिटी आना है, तो जब y इन्फिनिटी है तो नीटा भी इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। u बराबर यहाँ था u नोट जब y 0 था, ठीक है, ये चीज़ तो समझ आई। जब y 0 है तो नीटा 0 हो गया, y इन्फिनिटी है तो नीटा इन्फिनिटी हो गया। u बराबर यहाँ पर था u नोट। तो मुझे एक बार बताओ, आप लोगों ने क्या अभी कुछ ऐसा नहीं माना था क्या, बिल्कुल माना था। तो जब u बराबर u नोट यहाँ पर पुट करोगे तो u नोट से u नोट कैंसिल होके f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो जब नीटा बराबर 0 है तो f यहाँ पर 0 लिखोगे, है ना, नीटा की वैल्यू 0 रखनी है ना, तो f 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और जब नीटा बराबर इन्फिनिटी रखोगे, नीटा इन्फिनिटी है, नीटा इन्फिनिटी है, इसका मतलब y इन्फिनिटी है और इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0, 0 में किसी का डिवाइड कर लो, 0 आना है। तो f नीटा इज इक्वल f इन्फिनिटी इज इक्वल टू मतलब क्या आ जाना है 0। समझ आया कैसे कंडीशन निकली है, क्लियर। तो ये आ जाती है इक्वेशन 8 के लिए कंडीशन। इक्वेशन नंबर 8 को यदि मैं दोबारा देखना चाहूँ तो यहाँ से f डबल डैश अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है -2 नीटा, एफ डबल डैश अपॉन, इसको पहले इधर ले जाओ, एफ डैश को डिवाइड में भेज दो, तो क्या यही नहीं आ जाएगा, इधर लेके जाओगे तो -2 नीटा, ठीक है। इंटीग्रेट करिए इसे नीटा के रेस्पेक्ट में, एक बार इंटीग्रेट करिए नीटा के रेस्पेक्ट में, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू नीटा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा -2 नीटा का, तो -2 नीटा का नीटा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। और कोई भी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो मैं ऐड कर रही हूँ log c1, ठीक है। कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है तो log c1 मैंने ऐड कर दिया। यहाँ क्या है f डबल डैश अपॉन एफ डैश, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log f डैश। ऐसे तो आपने बहुत सॉल्व करे होंगे, कुछ ऐसा कर लो, अगर ऐसे समझ आता है तो कि एफ डैश को कुछ मान लो y वगैरह, कुछ भी कोई भी जैसे
आप मान लीजिए जेड मान लीजिए, ठीक है, फिर उसको मानकर हम लोग करते हैं। ये सिंपल से है, जब इंटीग्रेट करोगे नीचे डिफ्रेंशिएशन है और जो ऊपर है उसका डबल डिफ्रेंशिएशन है, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन हट जाता है ना, तो क्या आ जाएगा 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x। समझ रहे हैं? तो बस इसका क्या दिक्कत है फिर log f डैश, ये चीज़ तो स्टूडेंट हम लोगों ने बहुत पढ़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। log f डैश माइनस log c1, मैं इसको इधर ही ला रही हूँ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा log f डैश अपॉन c1। क्लियर? इसको इधर लाने के बाद समझ आया? 2 से 2 कैंसिल होने के बाद देगा माइनस नीटा स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से f डैश निकालना चाहूँ, f डैश अपॉन c1 देखो, अच्छा पहले क्या आ जाएगा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब f डैश निकाल लो, c1 e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो अब एक बार f डैश हो रहा है, f निकालना है हमें, एक बार ऐसे करिए, दोबारा इंटीग्रेट कर दीजिए, तो अगेन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू नीटा, एक बार और नीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करोगे, ये डिफ्रेंशिएशन है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट होकर इस तरह से ही समझते हैं हम लोग, क्या दे देगा आप लोगों को, सिंपल f, अरे ये क्या है d बाय डी नीटा नहीं है क्या, ये चीज़ नहीं है, ये f डैश यही है ना, तो अब नीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, सॉरी इंटीग्रेट कर रही हूँ, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, f नहीं आ जाएगा, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू c1 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, नीटा के रेस्पेक्ट में करना है e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, ठीक है, डी नीटा इंटीग्रेट करना है, और प्लस में कोई भी इंटीग्रेशन करा है तो कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेशन, वो मैंने ले लिया c2, ठीक है। यहाँ पे c1 और c2 क्या है, हेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स है जिन्हें कि हमें डिटरमाइन करना है, वैल्यूज़ निकालनी है, टू बी डिटरमाइन बाय बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने अभी तो निकाली नीटा के लिए, ये रही बाउंड्री कंडीशंस, तो देखो यूज़ करो, जब नीटा 0 है तो नीटा 0 लोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जानी है, f 0 इज इक्वल टू क्या आना है 1, तो ये क्या है f है, इसका मतलब क्या है f नीटा है, ये तो समझ आता है ना, इसी को तो हम f लिख रहे हैं। तो बाउंड्री कंडीशन अगर नीटा बराबर 0 पर f 1 है, ये वाली मैं यूज़ करूँ, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नीटा 0 है यानी कि ये वाली टर्म 0 हो जाती है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 प्लस c2, ठीक है, ये वाली टर्म तो 0 हो जाती है यानी कि c2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, और ये वाली कंडीशन अगर मैं यूज़ करूँ कि नीटा बराबर इन्फिनिटी पर f 0 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीटा की वैल्यू क्या रखनी है आप लोगों ने इन्फिनिटी, तो देखो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इसमें से हम शायद लगाना भूल गए, लिमिट भी आएगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, लिख लीजिए अच्छा, अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू नीटा टू दी लिमिट, ठीक है, समझ आया, लिमिट भी लगानी है ना, लिमिट में बात कर रहे हैं हम लोग, लिख लीजिए इन द लिमिट, तो देखो c1 0 से नीटा की जगह इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डी नीटा, अंदर कोई ना रखेंगे, समझ रहे हो ना, इंटीग्रेट करने के बाद नीटा की जगह इन्फिनिटी रखना होता है, इसीलिए लिमिट में इन्फिनिटी रख दिया है, क्लियर, हाँ, प्लस c2, तो c2 की वैल्यू आ चुकी है 1, क्लियर, तो यहाँ से c1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है आप लोगों के पास, इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा -1, और c1 की निकालना चाह रहे हो तो इसको भेजोगे डिवाइड में, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स यदि पढ़ा हो कि e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डी नीटा विद लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू होती है √π/2, अंडर रूट सिर्फ पाई पे है,
यदि आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इक्वेशन वाला पेपर है ना, वहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो याद रख लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √π/2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी मैंने और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो C1 = हमारे पास आ जाता है, 2 को ऊपर भेज दो, -2/√π। C1 और C2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर शायद 9th है, तो फ्रॉम 9th आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, F = ठीक है, फ्रॉम 9 आप लोगों के पास F = क्या आ जाना है, C1 -2/√π इंटीग्रेशन 0 से नीटा e⁻² d, ठीक है, यही है, प्लस C2 उसकी वैल्यू 1 है। अब ये चीज़ भी स्टूडेंट्स आप लोगों के लीनियर ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन वाले पेपर में आती है। वहाँ हम लोग पढ़ते हैं एरर फंक्शन। क्या होता है एरर फंक्शन? तो एरर फंक्शन इसे हम लोग शो करते हैं ERF से, ठीक है। यहाँ पर नीटा की बात चल रही है। एरर फंक्शन नीट इस तरह से डिनोट किया जाता है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 2/√π इंटीग्रेशन 0 से नीटा e⁻² d। ये होता है एरर फंक्शन। तो F = क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस एरर फंक्शन को शो करने का तरीका है, ठीक है, प्लस में 1। ये पूछा जाता है 2015 और 17 में पूछा गया है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से देखे हो सकता है, आपसे क्या है कि इसे प्रूफ करके दिखाओ, समझ आया। यहाँ पर ये क्या कहलाता है, एरर फंक्शन। और एक स्टूडेंट जैसे एरर फंक्शन है ऐसे ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को कैसे शो करते हैं तो देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन उसे हम लोग ऐसे शो करते हैं ERFC, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो होता है आप लोगों के पास 1 - एरर फंक्शन, 1 - एरर फंक्शन नीटा। तो ये 1 - एरर फंक्शन नीटा नहीं है क्या, समझ आया। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, F = आप लोगों के पास एरर फंक्शन नीटा। क्लियर, समझ आया। तो आप लोगों के पास F आ चुका है, तो फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में क्या दिक्कत है। सो हेंस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो निकालते हैं हम लोग हर केसेस में, जितने भी अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं। इज गिवन बाय, क्या माना था आप लोगों ने, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन U/U0 = F नीटा। F की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई, 1 - एरर फंक्शन नीटा। क्लियर, समझ आया स्टूडेंट्स। तो यदि एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोगों ने यहाँ तक करके आना है। 15 और 17 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत इजी भी टॉपिक है। मत्स्य यूनिवर्सिटी RRBMU में भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे रेले प्रॉब्लम। जैसे ये स्टॉक फर्स्ट प्रॉब्लम थी, उसे जाना जाता है स्टॉक सेकंड प्रॉब्लम के नाम से, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।